इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को जिम्मेदार अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई। साथ ही इस महामारी से निजात पाने मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील भी की है। सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। टीआरएस कॉलेज रीवा में किया गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान। सत्यवती देवी जी एवं पंडित चंद्रकांत शुक्ल को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में किया गया सम्मानित। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में रीवा के जीवित सम्माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा श्रीमती सत्यवती देवी एवं पंडित चंद्रकांत शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में छात्रों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश के लोगों के साथ बघेलखंड के लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस भूभाग के चारों ओर ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महत्वपूर्ण केंद्र झांसी, नौगांव, सागर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जबलपुर एवं बिलासपुर थे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण देश में 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, किंतु बघेलखंड की प्रमुख रियासत रीवा में अंग्रेजों रीवा छोड़ो आंदोलन 18 फरवरी 1942 को उस समय प्रारंभ हुआ जब रीवा वासियों को यह पता चला कि रीवा का शासन अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया है और यहाँ के तत्कालीन नरेश महाराज गुलाब सिंह को राज्य की सीमाओं के बाहर रहने का निर्देश ब्रिटिश सरकार ने दिया है। समाचार मिलते ही सारा शहर ठहर सा गया, बाजार बंद हो गए। छात्र छात्राओं ने स्कूल और कॉलेज में हड़ताल की घोषणा कर दी। जैसे जैसे यह समाचार राज्य के आंतरिक अंचलों में पहुंचता गया, आंदोलन का विस्तार होता गया। 16 मई 1942 को DIR भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत यहाँ के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की। इनमें लाल यादवेंद्र सिंह और पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके पश्चात गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा। बांधव प्रसाद तिवारी, मुंशी हरभजन लाल, आचार्य गिरजा प्रसाद, राम बिहारी पांडे, सेठ गणपत प्रसाद उर्फ लल्ला जी मारवाड़ी, लक्ष्मण प्रसाद, राम प्रताप शुक्ल, मुंशी संपत लाल, जगदीश दर्जी बाबू, जगन्नाथ प्रसाद, ठाकुर शमशेर सिंह, राम भरत, ओंकार प्रसाद, कमलेश्वर प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद, मुंशी शुभान अली और राम खिलावन को भी गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों से आंदोलन और तेज हो गया। संपूर्ण राज्य में सरकार की इस दमनकारी नीति का घोषणा की गई। 22 मार्च 1942 को 11,08,000 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर से युक्त एक मांग पत्र रीवाराज के तत्कालीन अंग्रेज प्रशासक मेजर जनरल उल्ड्रिच के समक्ष प्रस्तुत किया।
तब तक आंदोलन में राज्य की महिलाएं भी शामिल हो चुकी थीं। इनमें श्रीमती कृष्ण कुमारी, श्रीमती चंपा देवी, श्रीमती विष्णुकांत अवस्थी, श्रीमती सत्यवती देवी तथा श्रीमती दरियाई बाई के नाम उल्लेखनीय है। 2 जुलाई 1942 की एक सार्वजनिक सभा श्रीमती कृष्णा कुमारी के सभापतित्व में संपन्न हुई। ब्रिटिश सरकार इन आंदोलनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी दमन नीति जारी रही। जुलाई 1942 में लाल महावीर सिंह, बैकुंठपुर सेठ बुद्धसेन रीवा, देवीदीन शहडोल, भोले प्रसाद रामचंद्र कटारे शहडोल, पंडित चंद्रकांत शुक्ल शहडोल, अंबिका प्रसाद, पंडित सिद्धिविनायक, पंडित राम कुमार मुंशी, नसरुद्दीन, पंडित संकटा प्रसाद बाबू, शिव प्रसाद, पंडित राम दुलारे और राजमणि शर्मा इत्यादि को गिरफ्तार किया गया। महाविद्यालय परिवार द्वारा सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद और नमन किया गया। महाविद्यालय में कार्यक्रम के पश्चात महाविद्यालय का डेलीगेशन प्राचार्य के नेतृत्व में परम सम्माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सत्यवती देवी जी के आवास पर गया। वहां प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने उनसे बात की। उनके यह श्री भगत सिंह ने आज़ादी की कई बातें बताई। तत्पश्चात उनके आवास पर श्रीमती सत्यवती देवी जी का सम्मान पत्र, शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। इसके बाद महाविद्यालय का डेलीगेशन पंडित चंद्रकांत शुक्ल के आवास पर पहुंचा और उन्हें आज़ादी की योगदान के लिए नमन करते हुए सम्मान पत्र, शॉल एवं श्रीफल से प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने उनका सम्मान किया। पंडित चंद्रकांत शुक्ल ने 1942 के आंदोलन में सक्रिय सहभागिता की थी। उन्होंने आंदोलन की पूरी बातें सभी को बताई। उन्होंने कहा कि आज हमें जो बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वह आज़ादी के आंदोलन के कारण ही है। महाविद्यालय के डेलीगेशन में डॉक्टर शालिनी दुबे, डॉक्टर अच्युत पांडे, डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा, डॉक्टर पूनम मिश्रा, डॉक्टर नागेश त्रिपाठी, डॉक्टर रविंद्र ध्रुवे, प्रोफेसर नित्यानंद चौधरी, प्रोफेसर शिव बिहारी कुशवाहा सम्मिलित रहे। श्रीमती सत्यवती देवी जी के परिवार से डॉक्टर टी.एस. बघेल, डॉक्टर किरण बघेल, श्री भगत सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, डॉक्टर महादेव कौकर, डॉक्टर आर.एस. परिहार, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, इंजीनियर विनोद सिंह, गांव के लोगों को बुलाया गया। हेमलता सिंह, तो गांव के लोग कई 1000-2000 आके उस मीटिंग में शरीक। अंग्रेजों की मीटिंग हुई। यहाँ अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर था। महाराज गुलाब सिंह के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रहा करता था। तो उसकी वहाँ बैठक थी इंग्लैंड के बारे में। तो वहाँ 1000-1500 आदमी इकट्ठा हुए और हम लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ में क्या कर सकते, कुछ कर तो सकते नहीं, बोल तो दे भी नहीं सकते, भाषण भी नहीं दे सकते। तो हम और एक स्वामी माधवानंद शहडोल के थे स्वामी जी, और एक मैं, इतनी बड़ी लकड़ी में झंडी रख लिया, तिरंगा झंडा, यहाँ खोस लिया, यहाँ बगल में, और खोस लिया। हमने भी यही कर लिया और हमसे थोड़ी दूर आगे वो बैठे थे महात्मा जी, तो उन्होंने भी यहाँ खोस लिया। जब भाषण शुरू हुआ तो आप समझिए कि कुछ देर तक सब भाषण चला। इसके बीच में हम लोगों ने अपनी झंडी निकाली, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित नेहरू की जय बोलने लगे। फौरन गिरफ्तार हो गए। और गांव में हम लोग प्रचार करते थे। ऐसा न मानिएगा कि हम एक ही जगह रहे। गांव में रात के 12 बजे तक बराबर गांव में गैस जला के मीटिंग किया करती थी। और उसी वक्त महाराज गुलाब सिंह का भी निष्कासन हुआ था 42 में। तो एक बड़ा भारी उछल पुछल हो गया था यहाँ, हो गया। पंडित जी सोचा कि कहा लड़के को छोड़ के, पंडित जी का लड़का बीमार हो गया। हम दोनों आदमी जब देर चले गए तो दवाई होती थी। उस ज़माने में रेलवे का हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल के रेलवे वाले डॉक्टर को बराबर दिखाती थी। 10 साल का लड़का था, वो आज नहीं रहा हमारे बीच में। आज
हम उसके नाम से दैनिक भास्कर चला रहे हैं। एक सेठ भोपाल में मिला, वो हमारे भास्कर को खरीदना चाहता था, हम लालच दे करके। तो हमने कहा कि, और ये भी कहा कि भोपाल हमारा हो जाएगा और ये जिला पन्ना तक आपका, छतरपुर तक आपका रहेगा, सब वगैरह को। और 1 करोड़ रुपया दिया, 1 करोड़ रुपया दिया। तो हमने कहा लड़के से रात को कि देखो ये पैसा तुमको हजम नहीं होगा, छापा पड़ेगा, दुनिया भर की बातें होंगी, इसलिए तुम ऐसा मत करो। और अभी मेरे सामने को बिना मेरे दस्तखत से कुछ हो नहीं सकता, तो आप अभी इसको वापस करिए और ये कह दीजिएगा कि आज रहने दीजिए, कल दीजिएगा। अब जाके बोला था, हमने कहा गाड़ी में जाओ और ड्राइवर को भी पता न चले, तो जाके उसको हैंड ओवर किया कि भैया ये ले लो, कल हम आपसे ले लेंगे पैसा। आज माफी दिया, फिर मुझसे जल्दबाजी नहीं गए। आप जब पहली बार गिरफ्तार हुए तो कितनी उम्र थी आपकी? 12-13 वर्ष की उम्र थी मेरी। आज आप कितनी उम्र है आपकी? अब हमारी करीब 83-84 की होगी। 90 की ऊपर के हो पप्पा। हाँ, मत तो छुपा रहे कितना है? के ऊपर के 75 जोड़ 87 साल के। ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें शासन की तरफ से ये निर्देश थे कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, जो अभी जीवित हैं, उनका सम्मान करना है हमें। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए हैं डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह जी के घर पर। उनकी श्रीमती जी जो हैं सत्यवती देवी जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उनको ताम्रपत्र भी दिया गया था सरकार की तरफ से, और वो हमको यहाँ पर मिली जो जीवित अवस्था में हैं और जिनका हम सम्मान करने का जिस सौभाग्य हम लोगों को मिला, तो आज हम उन्हीं के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उसका इन्हें ताम्रपत्र भी शासन की तरफ से दिया गया है। और हाँ, और रीवा में हमें एक और मिले डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी, जो घोघर निवासी हैं। तो यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद हम अब उनके सम्मान के लिए भी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस। पिछले वर्ष आज के ही दिन ही गिरी थी श्री कमलनाथ की सरकार। कांग्रेस पार्टी द्वारा वेंकट भवन के समीप मनाया गया लोकतंत्र सम्मान दिवस। वैसे तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 20 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि आज के ही दिन कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस दिवस को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आने वाले चुनावों में ना शिवराज सिंह के मन की बात चलेगी और ना ही तन की, इस बार जनता की बात चलेगी। लोकतंत्र सम्मान दिवस, तिरंगा यात्रा, जनता की चुनी हुई सरकार मोदी और अमित शाह के इशारे पे शिवराज और नरोत्तम ने गिराई। और शिवराज जी ने, मामा जी ने तो इंदौर के अंदर आईडियो में कहा था कि हमें हमारे नेता ने इशारा किया, हमने सरकार गिरा दी। मैं शिवराज मामा और नरोत्तम मिश्रा जी को बोलना चाहता हूं कि आपने अपने नेता के इशारे पे सरकार गिराई है, आने वाले समय में जनता के इशारे में आपकी सरकार गिरने वाली है। नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, इसको लेकर क्या तैयारी? नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी बहुत अच्छी है। इस बार शिवराज का तख्ता उल्टा कर दिया जाएगा। मामा के न मन की बात चलेगी न दिल की बात चलेगी, अब इस बार जनता के मन की बात चलेगी। तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आप सबको विदित होगा कि पिछले 20 मार्च को कमलनाथ जी की जो चुनी हुई सरकार थी, उसको शिवराज सिंह और उनकी भजभज मंडली द्वारा लूट लिया गया था। तो हम लोकतंत्र बचाने के लिए आज लोकतंत्र सम्मान दिवस कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर है और जनता से अपील करता है कि चुनी हुई निर्वाचित सरकार जो जनता के वोट से 5 साल के लिए बनती है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों द्वारा लूट लिया गया है।
लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली है। आज रीवा जिले के लाखों कार्यकर्ता पैदल मार्च करके तिरंगे के नीचे आए हैं और संविधान बचाने की शपथ लेते हैं। युवती की अस्मत लूटने में असफल एक युवक ने कर दिया युवती पर जानलेवा हमला। परिजनों के साथ शिकायत दर्ज कराने अजाक थाने पहुंची युवती। हवस की भूखे एक युवक के द्वारा युवती की अस्मत लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन जब युवती शोर मचाने लगी तो आरोपी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके फरार हो गया। इस पूरे मामले को लेकर सिमरिया थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद अब मामला अजाक थाने पहुंच गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता के द्वारा बताया गया कि विगत 7 मार्च को वह अपने घर से खेत की ओर जा रही थी। तभी गेहूं की फसल के बीच में छुपे युवक ने 28 वर्षीय नयन सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया और जबरदस्ती अस्मत लूटने का प्रयास करने लगा। युवती ने जब शोर शराबा मचाया तो आरोपी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फरार हो गया। ग्रामीणों के एकत्रित हो जाने के बाद घटना की शिकायत सिमरिया थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद शनिवार को इस घटना को लेकर अजाक थाने में आवेदन दिया गया। के लिए गई थी, मैं वहाँ गई तो मैं जब वापस आने लगी तो मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया और जब मैं भागने लगी तो मुझे कुल्हाड़ी पीछे से मारा। कैसे वहाँ झिटिक के भागी हूँ और झिटिक के भागने लगी तो फिर से मारा। बोला कि इस बार बच गई, अगली बार ना बचेगी। ये बताइए कि किस तारीख की घटना है? और ये 7 तारीख की है, दिन 11 बजे। खेत की है। रीवा में पकड़ी गई ब्राउन शुगर तस्करी करने वाले 2 लोग हुए गिरफ्तार। रीवा में पुलिस ने एक घर से बरामद किया ब्राउन शुगर, वन्य प्राणियों की सींग और कारतूस। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। रीवा पुलिस इन दिनों नशे के कारोबार और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी के चलते लगातार कार्यवाहियां भी कर रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से कुछ अवैध सामान मिला था, जिसकी निशानदेही पर शुक्रवार की रात पुलिस ने सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत घोंघर मोहल्ले में एक घर में दबिश देकर मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ ही वन्य प्राणियों की सींग बरामद की है। इसके अलावा पुलिस को यहां से एक कारतूस भी मिला है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के आदेश है कि इस आरोपी से मादक पदार्थ की तस्करी और अन्य जीवों से जुड़े राज उजागर होंगे। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। से कई सामग्रियां मिली हैं, उससे सिंग भी मिली है, कुछ स्नैक भी मिला है और एक पिस्टल की गोली भी मिली है। अब क्या है कि कई तरह के अपराधी अपराध में संलग्न हैं, तो जैसे सूचना मिलती है हम दबिश देते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो उस पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई करेंगे उसमें। और आगे आरोपी कौन है, उसके साथ कोई और भी शामिल है? जितने भी हैं उनके साथ ही सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, वो कई दिनों से इस काम में लिप्त था, उसके द्वारा कई सारी संपत्ति भी जुटाई गई है इसी कमाई से। सारे तथ्यों की जांच करके जो भी चीज़ें उसमें पाई जाएंगी सब पर कंप्लीट कार्रवाई होगी। आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने ली बैठक में अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी समेत चौकी प्रभारी रहे शामिल। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा आगामी त्योहार को देखते हुए जिले भर के अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी समेत चौकी प्रभारियों की पुलिस कंट्रोल रूम में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी समेत चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। एडिशनल एसपी ने कहा कि जिले में जितने मामले पेंडिंग हैं उन्हें शीघ्र निपटाया जाए, साथ ही जिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी तत्काल धरपकड़ कर पेंडिंग मामलों का निपटारा किया जाए। इसके अलावा जिनको पदोन्नति के रूप में उच्च कार्यभार की जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको भी सही कार्य करने निर्देश जारी करते हुए मार्गदर्शन दिया जाए। इसके साथ ही एक बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने आए उनसे नम्रता से पेश आएं और उनकी फरियाद सुने, थाने से भगाएं नहीं। इसमें आने वाले त्योहारों के संबंध में सभी थाना प्रभारी, एसपी और एडिशनल एसपी सब मौजूद थे। साथ में हमारे आईजी साहब और डीआई साहब भी आए थे। आने वाले जो त्यौहार जैसे होली का त्यौहार, रामनवमी का त्यौहार और अन्य त्योहारों को देखते हुए कहीं कोई समस्या है
किसी स्तर पर कोई विवाद है पुराना, इस संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी मांगी गई थी, जिस समय रहते उसका समाधान किया जा सके। इसी साथ ही और भी कुछ समस्याएं थी जिनके बारे में चर्चा करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुछ निर्देश थे, जिसमें सीएम ऑनलाइन के संबंध में, इसी तरह से CCTNS के संबंध में कुछ जानकारियाँ दे दी थी। जो पेंडिंग अपराध है, बच्चियों की दस्तयाबी के संबंध में जो अभी प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, महिला अपराधों के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, उस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही माइनर एक्ट की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, जैसे आबकारी एक्ट के संबंध में है या CPS एक्ट के संबंध में है, उसमें कार्रवाइयाँ अधिक से अधिक करने के निर्देश दिए गए सभी थाना प्रभारियों को। जिले की कानून व्यवस्था को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं थाना प्रभारी को? सभी थाना प्रभारियों को निश्चित रूप से जो जिले की स्थितियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है कि आप लोग अपने अपने जो स्टाफ है, अभी आरक्षक से प्रधान आरक्षक प्रमोट हुए हैं कर्मचारी, प्रधान आरक्षक से ASI बने हैं, जो कुछ जिलों से बाहर जाएंगे, बाहर के जिलों से रीवा जिले में आएंगे, तो उनके संबंध में समझाइश दी गई है कि उनको अच्छे से ब्रीफ करके रखें, जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करें, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोगों के साथ संवेदनशीलता रखें, और इसी तरह के और तथ्य जो आवश्यक प्रतीत होते हैं सभी थाना प्रभारी में निर्देशित किया गया। तहसील में संपन्न हुई भू अर्जन समस्या निवारण शिविर। लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े भू अर्जन के मामलों को निपटाने की दिशा में शनिवार को गुड़ तहसील कार्यालय में SDM शैलेंद्र सिंह द्वारा भू अर्जन समस्या निवारण शिविर लगाकर शिविर के माध्यम से बाढ़ सागर परियोजना, MPRDC, सोलर पावर प्लांट समेत अन्य भू अर्जन से जुड़ी समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान किया गया। आयोजित भू अर्जन समस्या निवारण शिविर में अनुविभागीय अधिकारी शैलेंद्र सिंह के अलावा बाण सागर परियोजना, केवटी नहर संभाग उपयंत्री GCM अग्निहोत्री, BL अहिरवार एवं MPRDC में पदस्थ राजस्व निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ल समेत सोलर पावर प्लांट के पदाधिकारियों के अलावा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर तहसील गुड़ के अंतर्गत 3-4 परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग NH MPRDC के कुछ भूमि अर्जन प्रस्ताव के अवार्ड वितरण बाकी थे। नहर का बाण सागर नहर परियोजना के अवार्ड के प्रस्ताव के कुछ वितरण शेष थे, और इसके अतिरिक्त सोलर पावर प्लांट से संबंधित कुछ मामले थे। तो इन सभी का बहुत लंबे समय से कुछ न कुछ विवादों के कारण मुआवजा की भू अर्जन की राशि का वितरण नहीं हो पा रहा था। तो आज एक विशेष शिविर उसी के लिए लगाया गया था, और लगभग 40 प्रकरण उसमें रजिस्टर किए गए हैं और उनका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 22-24 का मौके पर ही निराकरण। पेयजल की समस्या को लेकर तीसरे दिन भी धरने में डटे रहे ग्रामवासी। पानी की समस्या से जूझ रही महिलाएं भी धरने में हुई शामिल। तीसरे दिन के धरने में किसी सक्षम अधिकारी के ना पहुंचने से नाराज कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 23 मार्च तक पानी की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो वह पानी की टंकी में चढ़कर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज ग्राम पंचायत बड़ा गांव में पंचायत भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना तीसरा दिन है। पेयजल की समस्याओं के लेकर धरना चल रहा है। इस गांव में जो पानी की टंकी बनी है और पहले पूर्व में चलती थी 1 वर्ष पहले लगभग, उसमें पंचायत द्वारा चलाया जाता था। यहाँ की जो ग्राम पंचायत बड़ा गांव के लोग करीब लगभग 200 लोग पानी का कनेक्शन लिए थे, और वो लगभग 1500-2000 रुपये उसका राशि एक आदमी कनेक्शन थी। जब पानी चलता था 6 महीना चलाया गया। इसके बाद यहाँ भी हर कनेक्शनधारी बिल देता था। चुपचाप पंचायत के मनमानी तरीके से, पंचायत सरपंच द्वारा मनमानी तरीके से मोटर बंद कर दिया गया, और मोटर आज तक समरसेबल पंप लापता है। और यहाँ इस गांव हमारे गांव में सिलचर टोला भी है, वहाँ भी पानी की बड़ी समस्या है। वहाँ भी पूरे कुआं बोर सूख गए हैं। इन विभिन्न मुद्दों को लेकर पंचायत के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की जांच की भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। उस पैमाने पर हम लोग जो है तो आज धरना दिए हैं, तीसरा दिन है और अनिश्चितकालीन धरना है। अगर ये शासन प्रशासन नहीं करता, ध्यान नहीं देता हम लोगों को मांगों को, तो हम लोग तीसरे दिन 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर हम लोग पानी की टंकी पर आमरण अनशन चालू करेंगे। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे रीवा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रफीद वारसी।
नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रफीक वारसी शनिवार को रीवा पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुस्लिम सोनू के निज निवास पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। रफीक वारसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए है और अल्पसंख्यकों के लिए तो सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी शासन काल में चलाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी है और देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के रूप में मुझे जो दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो उसके नाते मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हूँ, प्रवास पर हूँ और उसी कड़ी में मेरा रीवा आना हुआ। भ्रमण के दौरान क्या देखने को मिल रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और उनमें नगरीय निकाय चुनाव भी अब मेरा ख्याल है आने वाले हैं, करीबी हैं, तो लोगों कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है। उनसे बात करने आया हूँ, उनको बताने आया हूँ कि मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये घर घर तक पहुँचाएँ और किसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की भेदभाव नहीं कर रही, हर वर्ग तक उनकी योजनाओं का लाभ जा रहा है, जिसमें मुस्लिम वर्ग बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में मुसलमान ही सबसे कमज़ोर स्थिति में है, तो हमारी योजनाएं जितनी है वो सब कमज़ोरों के लिए हैं, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा लाभ भी मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। एनआरसी सीए का भी ये विरोध मुस्लिम समुदाय ने दर्ज कराया था और भाजपा पार्टी ही थी जिसको लागू करने वाली थी, उसमें किस तरीके का रोज़ है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, वो तो पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। जैसे किसान आंदोलन में किसानों को भी भ्रम की स्थिति बनाकर उनसे आंदोलन कराया जा रहा है, जबकि किसान बिल में किसानों के लिए कोई अहितकारी चीज़ नहीं, किसानों के भले के लिए उस बिल आया है। उसी तरह एनआरसी और सीए से भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में चीख कर कह रहे हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को ये तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन हमारे विरोधी दल भ्रम की स्थिति फैलाकर आंदोलनकारी बनाते हैं लोगों को। आगे क्या रणनीति है? मैंने बताया ना कि मैं अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस की पोल खोलेगा कि 70 साल आपका वोट लिया, अपनी सरकारें बनाई, लेकिन आपको क्या दिया। उन्हीं की एक रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर स्थिति में है, आर्थिक बदहाली में है, तो फिर 70 साल आपने क्या किया। यही पोल हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में खोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। सर, आप कानून की बात करते हैं, जितने भी कानून अभी तक बीजेपी सरकार लेके आई है, चाहे वो एनआरसी की, चाहे कुछ और कानून और बंदी को लेकर कुछ भी हो, वो सब लागू किए गए। एक ऐसा ही मामला था किसान आंदोलन जिसमें सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। अगर ये ना होता तब एनआरसी ये सब लागू होती, ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इतना तो नहीं पता कि एनआरसी और सीए लागू होती, लेकिन पार्टी तो सरकार तो कहीं फंसती नज़र नहीं आ रही। वो तो बार बार सरकार पूछ रही है किसानों से कि एक कॉलम ऐसा बताओ जो किसानों के फेवर में नहीं है, किसानों के लिए अहितकारी है। वो किसान तो चीख के बता रहे हैं कि ये कॉलम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो तीन। तो सरकार तो उनके लिए वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि बातचीत करो आप। वार्ता तो 20 बार हो चुकी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, तो आंदोलन कहाँ हो रहा है? आंदोलन आप देखिए एक सीमित दायरे में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ आंदोलन हो रहे हैं बताइएगा आप? मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत भी आए थे, हजारों लोगों की भीड़ थी। राकेश टिकैत आए तो तात्कालिक भीड़ हो जाना वो आंदोलन मैं नहीं मानता। आंदोलन कहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में, आप ये बताइए। 75 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं लोगों की भीड़ भी इकट्ठी। आप जानते हैं किसान, मुझे लगता है किसान की संख्या कितनी है? अगर 2-5 हज़ार लोग, मतलब वो भी अपने भाई हैं और सरकार भी कह रही है कि वो सब हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन बैठे हैं, सरकार को तकलीफ़ नहीं हो रही। सरकार को भी तकलीफ़ है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि किसान बिल में ऐसा क्या है जिससे उनको तकलीफ़ है। सरकार कह रही है
धरने स्थल में शादियां भी हो रही हैं, जन्मदिन भी मनाए जा रहे हैं। जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो तब तक हटेंगे नहीं। अब ये तो बड़ा मामला है ये तो आप किसी सर, बड़े आने के हम मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करना। कितनी सीट चाहेंगे आप? कुछ आपकी डिमांड रहेगी कि आपके मोर्चा को? नहीं, हमारी मोर्चा कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन हमको इतना मालूम है कि किसी भी जगह से अगर कोई मुस्लिम भाई जीतने में सक्षम है तो उसको टिकट मिलेगा। हमारे दौरे का मकसद, हाँ, हमारे दौरे का मकसद यही है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे कि जो कल्याणकारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा।